तो आज के इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 5 हमको एक सिंगल रूल पढ़ना है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन इसमें क्वांटम नंबर इनबिल्ट है। बिना क्वांटम नंबर के हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं पढ़ सकते। मैंने बताया था 4 रूल, पिछले लेक्चर में आपने 3 पढ़ लिए थे, हाइजेनबर्ग, अफबाउ और हुंड। आज पढ़ते हैं पाउलीज प्रिंसिपल और उनके साथ में क्वांटम नंबर। पहले क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि पाउली ने क्या कहा था क्वांटम नंबर को लेके। क्वांटम नंबर एक्चुअली होती क्या है? क्वांटम नंबर जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहीं भी नाच रहा है, कहीं भी टहल रहा है, इस इधर उधर भटकते इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस होते हैं। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर आर द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जो होता है वो कहलाता है क्वांटम नंबर। इट इज डिफाइंड एज अ हाइपोथेटिकल नंबर व्हिच डिटरमिन्स द लोकेशन, एनर्जी लेवल, ओरिएंटेशन एंड शेप। यानी सब कुछ बता दे रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, उसके पास एनर्जी कितनी है, वो कहां से निकल रहा है और उसका शेप क्या है, जिस ऑर्बिटल में, जिस सबसेल में वो घूम रहा है। ये सब कुछ हमको क्वांटम नंबर बता देते हैं। 4 क्वांटम नंबर आपके सामने दिख रही हैं, 4 होती हैं क्वांटम नंबर। पहली आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़नी है, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं और ये बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किस सेल में है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बता देती है इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। n की वैल्यू से पता चल जाएगा। n4 यानी कि वो फोर्थ सेल यानी n में है। n की वैल्यू 2 यानी कि वो l में है, सेकंड सेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको सेल का एड्रेस बताती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे किस सेल में घूम रहा है, उस सेल की डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से, ये पता चल जाता है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो है सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर L। इसको L से डिनोट करते हैं और ये बताता है कि वो किस सबसेल में है। सेल तो पता चल गया, अब सेल के अंदर सबसेल्स कई होती हैं, किस सबसेल में है ये हमको पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। वो कैसे? उसके शेप से। हमें उस सबसेल का शेप भी मिल जाता है, क्योंकि L का मतलब है नोड की संख्या। अगर नोड नहीं है तो वो S है, अगर नोड 1 है तो P है, नोड 2 है तो D है, नोड 3 है तो वो F मान लीजिए। और इन्हीं नोड के नंबर से हमको पता चल जाता है SPDF। तो यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमको बता देती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल। तो हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबसेल पता चल गया, वो किस सबसेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर और भी हमको एक चीज बताता है, सबसेल्स बताता है। सबसेल्स का शेप बता देता है और वो कैसे बताता है? नंबर से। ये नंबर जो लिख के आ रहे हैं, दीज आर नोड्स। किस सबसेल में कितने नोड है, नोड की संख्या से हमको ये पता चल जाता है वो S सबसेल है, P है, D है या F है। उसके नोड से उसका शेप पता चल जाता है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जाने से पहले आपको एक और बात बता दें, हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से ऑर्बिटल्स की संख्या निकाल सकते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा था 2l+1। इससे हम बता सकते हैं किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या क्या बता सकता है? सबसेल बता सकता है कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, सबसेल का शेप बता सकता है और सबसेल का नंबर बता सकता है और सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमको ये भी बता सकता है। उसके लिए भी एक फार्मूला था, वो क्या था? 2 × 2l+1। इस फार्मूले से सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाती है और बताया था सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑर्बिटल से 2 गुनी होती है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको बताता है एंगुलर मोमेंटम। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कि MV या
जो आपने पढ़ा है, बोर में पढ़ते हैं, अभी पढ़ना बाकी है। दिस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। यानी हमको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस सबसेल में घूम रहा है, मान लो s सबसेल में घूम रहा है, तो s की वैल्यू 0, यानी MBR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई l इंटू l प्लस 0, और ये रूट में क्या आ जाएगा, l की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस 1, ये सब मिला के क्या हो गया 0, तो MBR निकल आएगा। इसी तरह P1 हो जाएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि √2, यानी इतने को 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे MBR हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये भी हम निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हम L से कैलकुलेट करते हैं। M की वैल्यू जो होती है ये वैरी करती है -L टू +L, -L से लेके +L तक चलती है M की वैल्यू, और M हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ये बात हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है। L की वैल्यू माइनस से प्लस तक चलती, इसीलिए मैंने कहा था किसी भी सेल में जो सबसेल है, उस सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल की संख्या इवन डिजिट में नहीं होती, क्योंकि -L से +L तक रहता है। क्लियर? और ध्यान रखिएगा कि M की वैल्यू पर्टिकुलर भी होती है, और जब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो एक वैल्यू, और अगर कॉमन निकालना है तो फिर हम माइनस से लेके प्लस तक सारी वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड करता है ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी करता है कहां से, माइनस से लेके प्लस तक। देखो 3 स्टेप आगे, -1 0 और +1। अगर -1 L की वैल्यू है, L की वैल्यू 1 है, तो M की वैल्यू इन 3 में से ही कोई होगी। और इसके बाद M की सारी वैल्यूज लिखी है, F के लिए 7 वैल्यू आएंगी, D के लिए ये 5 आएंगी, P के लिए 3 आएंगी और 0। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद फिर हमको पढ़ना होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, आइदर प्लस और माइनस, यानी अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो +½ और एंटी क्लॉक होगा तो -½ हम जनरली मानते हैं कि हमारे ऑर्बिटल में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की वैल्यू +½ और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू -½ होती है। यहीं से हम क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, 2 तरह से क्वेश्चन है, दोनों करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम पर्टिकुलर लेते हैं, कैलकुलेट all the 4 quantum number of last electron of chlorine, Cl, क्लोरीन। तो क्लोरीन, सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए आपको क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये वैल्यू लिख गई। लास्ट की वैल्यू जो होगी उसे आपको पिक कर लेना है। लास्ट में जो वैल्यू आई 3p5 ये उठा लिया। अब ये वैल्यू हो जाती है n हो गया 3। ठीक है, और जो p है, p के लिए l की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ l फॉर p 1, क्योंकि एक ही नोड होता है। और आपको पता है क्या, m की वैल्यू क्या होगी, -L2 + n, यानी कि -1 0 + 1, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन 5 भरने, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, 0 पे। इसका मतलब m की वैल्यू 0 आएगी।
और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर को है नीचे को, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर को, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे को। इसका मतलब इसकी s की वैल्यू क्या आएगी, -12। तो ये 4 वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई। कौन कौन सी, n बराबर 3, p बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर -12। एक बात ध्यान रखिएगा, n की जो भी वैल्यू होगी x, n इज ऑलवेज लेस देन n एंड m इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू l। यानी m l से बड़ा नहीं हो सकता, l n से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से एक तो हम पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन हमको मिलता है यहाँ पे वो होता है कंप्लीट क्वांटम नंबर्स लिखना। जैसे कि क्वेश्चन है कैलकुलेट all the quantum numbers for n is equal to 3। तो इसके लिए आपको सारी क्वांटम नंबर जब लिखनी होंगी तो n तो 3 हो गया, l क्या लिखोगे, n-1। कहां से, 0 to n-1 यानी 0, 1, 2। इसके लिए फिर m की वैल्यू कई लिखनी पड़ेगी। पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू आएगी -1, 0, +1 और तीसरी वैल्यू में लिखेंगे -2, -1, 0, +1, +2। यानी कुछ भी हो सकता है। एक बात क्लियर हो गई, n 3 था तो l 0 से 2 तक ही रहा, और l 0 से 2 तक है तो m 0 से 2 के बीच में ही है, या तो बराबर या उससे कम। और फिर s की वैल्यू जब लिखी जाएगी तो हर संख्या के आगे 1 +12 और 1 -12, क्योंकि ये जो संख्याएं लिखी हैं हर संख्या का मतलब एक ऑर्बिटल है। ईच नंबर इज अ ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगला जो पाउली का प्रिंसिपल था, पाउली ने कहा था कि कभी भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की, कभी भी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की, अगर एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगे तो उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। ये बात पाउली के प्रिंसिपल में आई थी, और वो आप देख लीजिए। अगर हम क्लोरीन की बात करें, लास्ट में आया था 3p5। क्या आया था, 3p5। अब इसके लिए p ऑर्बिटल में हम बनाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और हम लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यहाँ पे। यानी इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर और इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर लिखी जाएंगे। तो 3p5 है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, क्योंकि 3p में ही है, 5 लास्ट के p में ही है। l की वैल्यू p ही है दोनों में, इसलिए 1, 1। लेकिन m की वैल्यू क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, -1, 0, +1 यानी 0, और सेकेंड लास्ट के लिए क्या है, -1। s की वैल्यू फिर दोनों के लिए सेम है। कौन सी है इसकी वैल्यू, -12 और -12, क्योंकि डाउनवर्ड। इसका मतलब यही निकल के आता है पाउली के द्वारा जो कहा गया वो सही है। पाउली ने कहा कि कभी भी एक ही एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो। ऑर्बिटल और नोड्स, ये जो साई² और साई लिखा हुआ है, ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है। साई² मैक्सिमम 95 से 98% और साई² मिनिमम 0 to 5%। ये है ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, नोड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज मिनिमम। यानी साई² ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा हो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई²। और साई क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव नेचर में भी है, वेव नेचर में भी है। तो इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड क्या है, यानी अपनी मेन पोजीशन से एक साइड की डिस्टेंस कितनी है, वो साई से रिप्रेजेंट करते हैं। SAI साई लिखा जाता है। और साई² क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन। नोड, नोडल पॉइंट न्यूक्लियस होता है, इसमें रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड। अगर हमें रेडियल नोड निकालना है किसी भी सबसेल के तो n - l - 1
n माइनस l माइनस 1, ये है रेडियल नोड का फार्मूला। और एंगुलर नोड का फार्मूला अगर आपको निकालने हैं कहीं, तो उसके लिए आपको केवल एजीमुथल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। ये l लिखा हुआ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जितना होगा वही उसके एंगुलर नोड होंगे, एंगुलर नोड होंगे। ये आपका n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l तो पता ही है आपको, अभी बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n माइनस l माइनस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n माइनस l प्लस 1, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बात देखिए। ये आपके नोट्स निकालने के फार्मूले हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ही खत्म होता है। इस चैप्टर में सिर्फ दो हेडिंग्स बची हैं, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बचा है और एक बोर मॉडल बचा है। ये दोनों पढ़ते ही आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम थर्ड चैप्टर पे आ जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग आपने 9th में पढ़ी है, उससे यहाँ पे काफी डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए, और जो चीज आपको समझ ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। थैंक यू।